आयजा फारूक, आयजा फारूक, हमजा अयूब, हमजा अयूब, मिनाइल नदीम, Present. Present. मोहम्मद हसीब, मोहम्मद हसीब, मोहम्मद इरफान, रब नवाज, रब नवाज डोगर, रिदा, Present, sir. रिमशा, रिमशा जब्बार, सुंबल शफीक, सुंबल शफीक, उस्मान हुसैन, उस्मान हुसैन, अब्दुल राफे, Present, sir. अब्दुल मन्नान, Yes, sir. Present. अब्दुल्ला, Present, sir. अदल, Present, sir. एमन, एमन अकरम, अफान अली, Present, sir. अहमद रजा, Yes, sir. Present. अमारा, अमारा, आमना जाहिद, अनम अफजल, Yes, sir. Present. अरीबा अरशद, Present, sir. अरीज नदीम, Present, sir. अरीज फातिमा, Present, sir. आयशा खान, आयशा शाहजेब, आयशा शाहजेब, अजीज अहमद, अजीज अहमद, ईशा तारिक, फायजा सुल्ताना, फायजा सुल्ताना, फायजा मकसूद, हाफजा फिजा, Present. ओके फायजा सुल्ताना आपकी अटेंडेंस हो गई। हिबा आसिम, हिना रशीद, Present. हीरा कौसर, हीरा कौसर, हीरा मुनीर, हीरा मुनीर, हीरा ताहिर, Present.
हसनैन जफर। जन्नत इकबाल। Present, sir. किंजा शोएब। किंजा शोएब। लाइबा खान। महा अहमद। Present, sir. महम। Yes, sir. Present. महम नबील। Present, sir. महानूर। मायरा खान। मरियम अयूब। मरियम अयूब। मजहर हुसैन। Present, sir. मोहम्मद गुफरान। Present, sir. मोहम्मद एहसन। यस सर। मोहम्मद अरसलान। Yes, sir. मोहम्मद इर्तजा। निगर शौकत। रवक अली। सर ये प्रेजेंट इसका नेट इशू हो रहा है। सॉरी। रवक अली। सर ये प्रेजेंट है, इसका नेट इशू हो रहा है। अभी हो जाती है सब ज्वाइन ज्वाइन। करें। अरे जिस वक्त वो ज्वाइन करेंगे उसी वक्त अटेंडेंस होगी। और नेक्स्ट टाइम से आप लोगों की क्लास जो है वो ऑन कैंपस होगी, कोई भी ऑनलाइन नहीं होगी। नेक्स्ट वीक से आप लोगों के PC2 की जो क्लास है वो ऑन कैंपस है, कोई स्टूडेंट किसी की भी ऑनलाइन क्लास नहीं होगी। रिमशा शाहीन। रिमशा। सहर सलीम। Yes, sir. Present. तजील अहमद। Present. सहर अली। शहर हयात। Present, sir. सिमरा अकबर। Present, sir. शुएब नदीम। सॉरी सुहैब नदीम। सुहैब नदीम। तैमूर नसीम। Present, sir. तहरीम कमर। उस्मान। उस्मानिया। Yes, sir. Present. यशा। जैद। Present, sir. वो स्टूडेंट अटेंडेंस सुन लें जो इस सेक्शन में एब्सेंट है। एमन अकरम। अमारा। Sir. Present. आयशा। अजीज अहमद। हिरा कौसर। हिरा मुनीर। Present, sir. हसनैन जफर। किंजा शोएब। रवक अली। रिमशा। सुहैब नदीम। Sir. Aman Akram. Present. जी नेक्स्ट टाइम से आप लोगों की क्लास जो है वो ऑन कैंपस होगी और इसमें से वो स्टूडेंट जो N2 सेक्शन के स्टूडेंट हैं वो ज्यादा चांस है कि सर हामिद के पास शिफ्ट होगा।
इसलिए आप लोगों ने पहले अपने सर से टाइमिंग जो है वो कंसल्ट कर लेनी है कि आप लोगों की क्लासेस का टाइमिंग क्या होगा। और नेक्स्ट वीक में आप लोगों को फर्स्ट क्विज भी होगा। जी अब्दुल मन्नान, यस सर। लास्ट टाइम हमने क्या स्टडी किया था? सर हमने लास्ट टाइम कैलोरीज वगैरह देखी थी, थर्मोडायनामिक्स के कुछ वही एस्पेक्ट्स वगैरह देखे थे और केमिकल काइनेटिक्स के एस्पेक्ट्स वगैरह देखे थे कि ये दोनों के जरिए हम लोग क्या क्या मतलब करते हैं, क्या चीज़ें हम ये हमारी केमिस्ट्री को स्टडी करने के लिए किस तरह से हेल्प कर सकती हैं। फिर हम लोगों ने देखा था कि जो थर्मोडायनामिक्स है वो हमारी जो रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है, उसकी फाइनल एंड इनिशियल स्टेज के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, लेकिन जो केमिकल काइनेटिक्स है ये उसकी इंटरमीडिएट लेवल पे जाके उसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। और फिर जो केमिकल एमन अकरम, Yes, sir. एमन थर्मोकेमिस्ट्री किस चीज के बारे में आप लोगों को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है या थर्मोडायनामिक्स? लास्ट क्लास अटेंड की है ना आपने? एक मिनट बता दूं सर, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन मैथ्स और दो हमारे पास लॉ होते हैं और जो इनिशियल और फाइनल प्रोडक्ट्स को बताती है वो प्रोवाइड करती है। हिबा आसिम, हिबा आसिम केमिकल काइनेटिक्स किस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है? हिबा आपकी आवाज नहीं आ रही। Sir, the initial and final reactions between initial and final states of the chemical reaction and the interrelationship between work and information. जी, केमिकल काइनेटिक्स और थर्मोडायनामिक्स में डिफरेंस क्या है? थर्मोडायनामिक्स होती है वो इनिशियल और फाइनल स्टेज ऑफ द रिएक्शन के बारे में बताती है, और जो केमिकल डायनामिक्स होती है वो इंटरमीडिएट स्टेज है वो बाद में रिएक्शन उसके बारे में बताती है। और थर्मोडायनामिक्स में हम ये देखते हैं कि रिएक्शन जो है वो एंडोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है, और केमिकल काइनेटिक्स में हम ये नहीं देखते, हमें वो ये बताता है कि क्या होगी रिएक्शन, ये इसके बारे में हमें ये बताएंगे कौन सा में से दोनों में से कौन सी ब्रांच है जो बताती है कि रिएक्शन होगा या नहीं? थर्मोडायनामिक्स। और किस तरह बताती है? It does not give it doesn't give information about mechanics, and it tells about that how the procedure goes fast or slow, and it does not give information of end reaction and it gives मेरा क्वेश्चन पिक नहीं किया। अच्छा, मैंने पूछा है कि थर्मोडायनामिक किस तरह आप लोगों को बताती है कि रिएक्शन होगा या नहीं? रेट ऑफ रिएक्शन से अगर वो बहुत ज्यादा स्लो है तो वो नहीं प्रेडिक्ट कर सकते। ये रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में तो थर्मोडायनामिक बताती ही नहीं है ना। मैंने कहा था आप लोगों को एनर्जी लेवल जो आप लोगों के पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के हासिल होते हैं उस कंडीशन में लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है या ऑब्जर्व होती है, उनकी बेस पर हम बताते हैं रिएक्शन की फिजिबिलिटी है या नहीं। तो ये आप लोगों ने मजीद जो है डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ना भी है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं। सिस्टम सराउंडिंग हमने पढ़ लिया था, काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ लिया था। इसके बाद है इंटरनल एनर्जी।
जी कोई बता सकता है इंटरनल एनर्जी जो है वो क्या है? Intermediate state में energy होती है, kinetic energy। सिस्टम की जितनी भी एनर्जी होगी, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो या पोटेंशियल एनर्जी हो, उस सब का सम जो होता है उसको हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं। यानी कि सिस्टम की जो टोटल एनर्जी होती है उसको हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं। और वो जो इंटरनल एनर्जी है वो इक्वल होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। और आप लोगों को पता है इसके बाद जितने भी एनर्जी की टाइप्स हैं वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी से डिराइव की होगी। इसका मतलब है कि सिस्टम के अंदर जितनी भी एनर्जी होगी उस सब का सम जो है वो इंटरनल एनर्जी कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट है हीट। हीट क्या होती है? Capacity of energy। हीट बेसिकली हम उसको कहते हैं कि जो दो पॉइंट्स पर टेम्परेचर का जो डिफरेंस होता है उसको हम हीट कहते हैं। ठीक है, दो स्पीशी के दरमियान जो टेम्परेचर का डिफरेंस होता है उसको हम हीट कहते हैं। इसके बाद इंटरनल एनर्जी जो है, जब भी सिस्टम की एनर्जी चेंज होगी, क्योंकि एनर्जी की डेफिनेशन कौन बताएगा? Capacity to do work। वर्क या किसी सिस्टम में हीट ट्रांसफर को हम एनर्जी कहते हैं। या तो सिस्टम की एनर्जी जो है वो चेंज हो, उस कंडीशन में हम कहेंगे कि इसकी जो है इंटरनल एनर्जी जो है वो चेंज हुई है, या उसने कोई वर्क किया होगा तो उस कंडीशन में हम कहेंगे कि सिस्टम की इंटरनल एनर्जी जो है वो चेंज हुई। इसका मतलब है कि इंटरनल एनर्जी दो चीजों पर कंसिस्ट करती है। जिस तरह आप लोगों ने दो सिस्टम के बारे में पढ़ा था कि सिस्टम की 3 टाइप्स है, जिसमें आइसोलेटेड सिस्टम, ओपन सिस्टम और क्लोज्ड सिस्टम था। और इन दोनों में डिफरेंस जो है वो मैटर प्लस एनर्जी का। ओपन सिस्टम में दोनों ही स्पीशी जो है वो सिस्टम से सराउंडिंग में, सराउंडिंग से सिस्टम में मूव करती हैं। और क्लोज सिस्टम जो है उसमें हीट जो है वो सिस्टम से सराउंडिंग या सराउंडिंग से सिस्टम में मूव कर सकती है, लेकिन मैटर जो है वो नहीं कर सकता। और जो आइसोलेटेड सिस्टम है उसमें कोई भी स्पीशी जो है वो एक्सचेंज नहीं होती। जब भी इंटरनल एनर्जी चेंज होगी तो उस कंडीशन में या तो सिस्टम की एनर्जी जो है वो कम होगी या ज्यादा। काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी जो है वो या तो कम होगी या ज्यादा। और इसके साथ ये भी हो सकता है कि जो इंटरनल एनर्जी चेंज हुई है उसकी वजह से सिस्टम कोई वर्क करे या सिस्टम पर कोई वर्क हो। ठीक है, अब इंटरनल एनर्जी जो है, जिस तरह हमने पढ़ा था कि हमारे पास यूनिवर्सल सेट ऐसा सेट होता है जो सिस्टम प्लस सराउंडिंग पर कंसिस्ट करता है। और जब भी हम ओवरऑल एनर्जी की बात करते हैं, यानी कि यूनिवर्सल सेट की बात करते हैं, तो उस कंडीशन में उसकी टोटल एनर्जी जो है वो 0 होती है, क्योंकि सिस्टम से सराउंडिंग में जाएगी या सराउंडिंग से सिस्टम में जाएगी। ओवरऑल सिस्टम में तो एनर्जी की चेंजिंग नहीं होगी। इसीलिए हम कहते हैं यूनिवर्सल जो एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी, वो 0 होगी। सिस्टम से एनर्जी सराउंडिंग में जा सकती है या सराउंडिंग से एनर्जी सिस्टम में जा सकती है। इसका मतलब है दोनों का सम जो है इंटरनल एनर्जी प्लस सराउंडिंग जो है वो इक्वल होगा 0। और इस वक्त हम एक वैल्यू को इक्वल के सेकंड साइड पर लेकर जाते हैं तो उस कंडीशन में उसके साथ नेगेटिव का साइन आता है। और नेगेटिव का साइन हमें यहाँ पर ये इंडिकेट करता है कि ये एनर्जी सिस्टम की एनर्जी और सराउंडिंग की इंटरनल एनर्जी जो है वो दोनों अपोजिट है। अपोजिट का मतलब है कि एक इंक्रीज होगी तो दूसरी डिक्रीज होगी। ठीक है, और अगर पहले डिक्रीज होती है तो सेकंड जो है वो इंक्रीज होगी, और अगर सेकंड डिक्रीज होती है तो फर्स्ट जो है वो इंक्रीज। अब इसके साथ किस वक्त आप लोगों के पास एनर्जी जो है वो वर्क करेगी?
क्योंकि आप लोगों को ये पता है कि वर्क को हम W से इंडिकेट करते हैं, और जिस वक्त हम गैसियस फॉर्म की बात करते हैं, यहाँ इस चैप्टर में हम मोस्टली गैस मॉलिक्यूल के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है, क्योंकि मोस्टली वर्क जो है वो गैस मॉलिक्यूल की वजह से होता है, क्योंकि उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। अगर हम बात करते हैं लिक्विड की या सॉलिड की, तो उनके अंदर एनर्जी बहुत कम होती है, जिसकी वजह से हम ये कहेंगे कि गैस मॉलिक्यूल जो हैं वो सबसे ज्यादा वर्क करते हैं, क्योंकि उनमें काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है। इसके बाद लिक्विड मॉलिक्यूल जो है वो वर्क कर सकते हैं, और सबसे कम वर्क जो है वो सॉलिड मॉलिक्यूल करेंगे, ठीक है। और जब भी हम वर्क को गैस मॉलिक्यूल के लिए कैलकुलेट करते हैं तो वर्क इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है? T डेल्टा V के। उसकी डेरिवेशन भी आप लोगों ने आगे डिराइव करनी है, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम इंटरनल एनर्जी, मैंने कहा था इंटरनल एनर्जी जो है उसकी वजह से या तो हीट सिस्टम से सराउंडिंग में या सराउंडिंग से सिस्टम में ट्रांसफर हो सकती है। इसके साथ सिस्टम जो है वर्क कर भी सकता है और सिस्टम पर भी वर्क हो सकता है। उस कंडीशन में हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी को लिखते हैं हीट जिसको हम Q से यहाँ पर इंडिकेट कर रहे हैं, और इसके साथ प्लस वर्क, W जो है वो वर्क को शो कर रहा है। इसका मतलब है कि जितनी भी सिस्टम के अंदर जो इंटरनल एनर्जी है उसमें चेंज हासिल होगी, वो इक्वल होगी हीट के प्लस वर्क के। अब ये वर्क सिस्टम पर भी हो सकता है और सिस्टम भी वर्क कर सकता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम इसका W का साइन नेगेटिव या पॉजिटिव लिख सकते हैं। इसी तरह डेल्टा E की वैल्यू जो है वो भी नेगेटिव में और पॉजिटिव में हासिल होगी, और किस तरह हासिल होगी वो भी हमने इसके बाद जो टॉपिक है उसमें स्टडी करना है कि किस कंडीशन में W के साथ नेगेटिव साइन होगा या पॉजिटिव साइन होगा, या इंटरनल एनर्जी के साथ पॉजिटिव साइन होगा या नेगेटिव साइन होगा, ठीक है। और इसी को हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहते हैं, जिसके मुताबिक डेल्टा E इक्वल होता है Q प्लस W। अब किस कंडीशन में इंटरनल एनर्जी जो है वो प्लस फॉर्म में होगी और किस कंडीशन में इंटरनल चेंज इन इंटरनल एनर्जी के साथ नेगेटिव साइन। जब भी हम चेंज का वर्ड यूज करते हैं इसका मतलब होता है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, ठीक है, क्योंकि हमने जो पहले रीडिंग ली होती है उसके बाद वाली जो रीडिंग ली होती है उसमें से पहली रीडिंग को माइनस करके जो हमारे पास आंसर हासिल होता है वो हमें बताता है क्या वैल्यू पॉजिटिव में है या नेगेटिव में, क्या वैल्यू इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है वो इक्वल होगी फाइनल इंटरनल एनर्जी के माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी। और यहाँ पर जो फाइनल एनर्जी और इनिशियल एनर्जी है वो सिस्टम के लिए, क्योंकि आप लोगों ने ये अलग अलग कैलकुलेट करनी है। जिस तरह आप लोगों ने लास्ट इक्वेशन में पढ़ा है ना, यूनिवर्सल इंटरनल एनर्जी, चेंज इन यूनिवर्सल इंटरनल एनर्जी जो है वो इक्वल होगी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी के प्लस सराउंडिंग के इंटरनल एनर्जी के, और दोनों के साथ साइन जो है वो डिफरेंट आता है। अगर हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं सिस्टम के लिहाज से, ठीक है, तो उस कंडीशन में इक्वेशन जो आप लोगों के पास हासिल होगी डेल्टा E इज इक्वल टू फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी। अब अगर सिस्टम की एनर्जी यानी कि सिस्टम में से एनर्जी अगर बाहर की तरफ मूव करता है, यानी कि एनर्जी सिस्टम से सराउंडिंग में मूव करेगी, तो इसका मतलब है कि इनिशियल एनर्जी ज्यादा होगी और फाइनल एनर्जी जो है वो कम होगी, क्योंकि उसमें से कुछ एनर्जी जो है वो सराउंडिंग में मूव किया है, कुछ एनर्जी ने सराउंडिंग में मूव किया है, जिसकी वजह से फाइनल एनर्जी की वैल्यू इनिशियल एनर्जी से कम होगी। या हम ये भी कह सकते हैं सिंपल इसको कि फाइनल इनिशियल एनर्जी हमारे पास 10 थी, 10 किलो जूल सिस्टम की एनर्जी थी, ठीक है। उसके बाद सिस्टम में से 2 किलो जूल एनर्जी रिलीज हुई। जिस वक्त सिस्टम में से 2 किलो जूल रिलीज हुई है तो इसका मतलब है फाइनल एनर्जी सिस्टम की कितनी होगी?
8 होगी। अब जिस वक्त डेल्टा ई की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है तो वो 8 माइनस 10 है, तो उसके साथ वैल्यू जो है, वैल्यू के साथ साइन जो है वो आप लोगों के पास माइनस का हासिल होगा। इसका मतलब है जिस वक्त सिस्टम से एनर्जी सराउंडिंग में मूव करेगी तो उस कंडीशन में चेंज इन इंटरनल एनर्जी के साथ, सिस्टम की चेंज इन इंटरनल एनर्जी के साथ माइनस का साइन, ठीक है। और अगर सराउंडिंग से एनर्जी सिस्टम में ऐड होती है तो उस कंडीशन में फाइनल एनर्जी की वैल्यू ज्यादा होगी और इनिशियल एनर्जी की वैल्यू कम होगी। या आप लोग सिंपली ये भी कह सकते हैं कि इनिशियल एनर्जी सिस्टम की जो थी वो 10 थी और 2 किलो जूल एनर्जी जो है वो सराउंडिंग से सिस्टम ने ऑब्जॉर्ब की है। तो इसका मतलब है कि सिस्टम की फाइनल एनर्जी जो है वो 12 होगी और इनिशियल एनर्जी वो 10 है। अब 12 में से 10 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो प्लस में आता है। तो उस कंडीशन में हम कहेंगे कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम जो है वो पॉजिटिव में, ठीक है। इसके साथ अगर आप लोग इसी के इनवर्स सराउंडिंग को चेक करते हैं तो उसमें भी यही फिनोमिना होता है कि अगर सराउंडिंग में एनर्जी ऐड हो रही है तो इसका मतलब है चेंज इन इंटरनल एनर्जी सराउंडिंग की प्लस में होगी, और अगर सराउंडिंग से एनर्जी सिस्टम में मूव कर रही है तो उस कंडीशन में सराउंडिंग की चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है वो नेगेटिव फॉर्म में। सर अगर सराउंडिंग से सिस्टम में ऐड हो जाए तो फाइनल एनर्जी, सिर्फ हम सराउंडिंग की चेक कर रहे हैं जिसको, ठीक है, तो फाइनल जो एनर्जी होगी वो ज्यादा होगी अगर जी। सराउंडिंग से सिस्टम में आएगी। हम अभी जो कैलकुलेट मैंने सेकंड में बताई है वो सराउंडिंग की एनर्जी बताई है। सराउंडिंग में से जिस वक्त एनर्जी सिस्टम में जा रही है इसका मतलब सराउंडिंग की एनर्जी डिक्रीज हो रही है, तो फाइनल वैल्यू कम है, इनिशियल वैल्यू ज्यादा थी तो उसका डेल्टा ई वैल्यू जो है वो माइनस में, ठीक है। यहाँ तक अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो आप लोग पूछ सकते हो। ये चीज क्लियर है? अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं। मिस क्या नाम है आपका? कोई इशू नहीं है। सर लेकिन आप एक स्लाइड पे से दिखाएं वहां पे तो लिखा हुआ है एनर्जी आउट ऑफ सिस्टम टू सराउंडिंग। सर वो तो ये है फाइनल बिकॉज़ फाइनल एनर्जी इज ग्रेटर देन इनिशियल एनर्जी। सर लेकिन इसका पोजीशन और हिसाब से लिखा हुआ है ये सराउंडिंग के हिसाब से था। मैंने दो चीजें बताई है, पहले मैंने सिस्टम के लिहाज से बताई थी, उसमें डिफरेंट फिनोमिना है क्योंकि उसमें हम सिर्फ सिस्टम को देखते हैं सराउंडिंग के लिहाज से, सिस्टम के अंदर एनर्जी जो है वो ऑब्जर्व हो रही है या इमिट हो रही है। लेकिन सेकंड में जो मैंने बताई है वो सराउंडिंग के लिहाज से बताई। और मैंने साथ में आप लोगों को ये भी बताया था सिस्टम की एनर्जी और सराउंडिंग की एनर्जी हमेशा अपोजिट होंगी। अगर सिस्टम की एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो रही होगी तो सराउंडिंग की जो है वो इंक्रीज हो रही होगी। एक के साथ प्लस होगा तो सेकंड के साथ माइनस आएगा, ठीक है। इसके अलावा कोई इशू नहीं है। मैंने कहा था जब भी हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं वो इक्वल होती है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल होती है फाइनल एनर्जी के, फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी। अगर सिस्टम की एनर्जी फाइनल ज्यादा है यानी कि सराउंडिंग से एनर्जी सिस्टम में ऐड हो रही है तो उस कंडीशन में फाइनल एनर्जी की वैल्यू ज्यादा होगी और इनिशियल एनर्जी की वैल्यू कम होगी। तो फाइनल में से ज्यादा वैल्यू में से कम को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो प्लस में हासिल होता है। इसका मतलब है उस कंडीशन में चेंज इन इंटरनल एनर्जी सिस्टम की प्लस फॉर्म है। और अगर जिस वक्त एनर्जी सिस्टम से सराउंडिंग में मूव करती है तो उस कंडीशन में सिस्टम की फाइनल एनर्जी कम होगी, इनिशियल एनर्जी ज्यादा होगी, क्योंकि एनर्जी जो है वो सिस्टम से सराउंडिंग में मूव किया है एनर्जी, जिसकी वजह से फाइनल एनर्जी कम होगी और इनिशियल एनर्जी ज्यादा होगी। और जिस वक्त फाइनल एनर्जी कम हो और इनिशियल एनर्जी ज्यादा हो तो इसमें से जिस वक्त इसको माइनस करेंगे तो आपके पास वैल्यू जो है वो माइनस में हासिल होगी, ठीक है। उस कंडीशन में आपके पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी सिस्टम की जो है वो नेगेटिव फॉर्म है। जी इसमें और कोई इशू तो नहीं किसी का?
इसके बाद यहाँ पर एक एग्जांपल दी हुई है, जिसमें लिखा हुआ है कि आप लोग जिस वक्त मीथेन गैस को बर्न करते हो ऑक्सीजन की मौजूदगी में, तो आप लोगों के पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, वाटर मॉलिक्यूल बनता है, इसके साथ आप लोगों के पास एनर्जी रिलीज होती है। अब इनिशियल एनर्जी सिस्टम की जो थी वो ज्यादा थी और फाइनल एनर्जी जो है वो कम क्यों होती है? क्योंकि सिस्टम ने एनर्जी को रिलीज कर दिया है। ये वाली जो एनर्जी रिलीज हुई है उसने सिस्टम से सराउंडिंग में मूव करना है। इसका मतलब है कि उसकी फाइनल एनर्जी जो है वो कम हुई है, इनिशियल एनर्जी जो है वो ज्यादा है। और जिस वक्त फाइनल वैल्यू में से इनिशियल को माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू जो है वो माइनस फॉर्म में हासिल होगी। और इसी वजह से यहाँ पर चेंज इन इंटरनल एनर्जी के साथ माइनस का साइन यूज किया हुआ है। और इसके साथ जितनी भी एनर्जी रिलीज होती है वो रिएक्टेंट स्पीशीज के नंबर ऑफ मोल्स पर भी डिपेंड करती है। अब यहाँ पर जो 802 किलो जूल एनर्जी रिलीज हो रही है उसमें मीथेन गैस का 1 मोल यूज हो रहा है। अगर आप लोग इसके 2 मोल यूज करते तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास यही अमाउंट जो है वो डबल हो जाएगा। और अगर आप लोग इसके 3 मोल्स यूज करते हो तो उस कंडीशन में यही एनर्जी जो है वो 3 टाइम्स हो जाएगी, क्योंकि जो नंबर ऑफ बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं उनकी क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। और आप लोगों को पता है कि जब भी आप लोग बॉन्ड को ब्रेक करते हो तो उस कंडीशन में एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। और जितने ज्यादा बॉन्ड होते जाएंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होने का मतलब है कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स जो है उसकी क्वांटिटी इंक्रीज होगी। तो जिस वक्त बॉन्ड की क्वांटिटी इंक्रीज होगी तो इसका मतलब है कि एनर्जी भी ज्यादा ही रिलीज होगी। ठीक है, इसके बाद स्टेट फंक्शन का आपको बता दिया था। वर्क, क्या वर्क को आप लोग कैलकुलेट किस तरह करते हो? क्योंकि यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था कि हम वर्क जो कैलकुलेशन करते हैं वो मोस्टली गैस मॉलिक्यूल के लिए होती है। जी सर स्टेट फंक्शन का एक दफा दोबारा बता दें। मैंने कहा था स्टेट फंक्शन वो वाली स्पीशीज होती हैं जो पाथ पर डिपेंड नहीं करती, जस्ट इनिशियल और फाइनल स्टेज पर कंसिस्ट करती है। तो उसके बारे में सिर्फ ये पता हो कि इनिशियल और फाइनल चीज के बारे में कंप्लीट पता हो, पाथ वगैरह पर डिपेंड ना करे, पाथ वगैरह पर हमें उससे कोई इंफॉर्मेशन हासिल ना होती हो, उसको हम स्टेट फंक्शन कहते हैं। तो अगर वो पाथ पर डिपेंड करती है तो उस कंडीशन में हम उसको स्टेट फंक्शन नहीं कहते। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों का है वर्क। अब वर्क का मैंने कहा था कि आप लोगों के पास वर्क जो है वो सिस्टम पर भी वर्क हो सकता है, ये भी हो सकता है सिस्टम वर्क करे, और बाज ऐसे भी केमिकल रिएक्शन होते हैं जिसमें वर्क नहीं होता। ठीक है, अब इसी कैलकुलेशन हम किस तरह करते हैं? सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि आप लोगों के पास वर्क की जो इक्वेशन है जिसको आप लोग यूज करते हो वो क्या है। आप लोग मोस्टली जो वर्क की डेफिनेशन करते हो वो करते हो फोर्स, और फोर्स की डायरेक्शन में जितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है उस स्पीशी ने उसको हम वर्क कहते हैं। इसका मतलब है कि हम वर्क को लिखते हैं F इंटू डी। F जो है वो फोर्स को इंडिकेट करता है और D जो है वो डिस्प्लेसमेंट। इसके साथ जब भी हम गैस की बात करते हैं तो उस कंडीशन में उनकी मूवमेंट जो है वो वॉल्यूम के लिहाज से होती है, क्योंकि आप लोगों के पास मोस्टली जो है वो क्लोज्ड वेसल होगी जिसमें आप लोगों ने उसको मूव करवाना है गैस के मॉलिक्यूल को, जिसकी वजह से जो वेसल है उसका वॉल्यूम चेंज होता है। जिस तरह आप लोगों के पास ये शो होगा कि इनिशियल आप लोगों के पास गैस का वॉल्यूम जो है वो ये जिस वक्त रिएक्शन नहीं हुआ है, लेकिन जिस वक्त रिएक्शन होता है तो उस कंडीशन में उसका वॉल्यूम इंक्रीज होकर यहाँ से इस पोजीशन पर चला जाता है। अब इसका मतलब है ये जो रीजन है जितना वॉल्यूम इसका इंक्रीज हुआ है ये आप लोगों के पास जो नजर आ रहा है ये सिस्टम ने वर्क किया। ठीक है, अब इसको हम कैलकुलेट किस तरह करेंगे कि हम ये चेक करते हैं कि एक्सटर्नल प्रेशर कितना है, क्योंकि आप लोग जब भी सिस्टम पर वर्क होगा या सिस्टम वर्क करेगा
तो उस कंडीशन में हम इंटरनल प्रेशर को एक्सटर्नल प्रेशर से कंपेयर करते हैं। अगर इंटरनल प्रेशर ज्यादा है और एक्सटर्नल प्रेशर कम है तो उस कंडीशन में सिस्टम जो है वो एक्सपेंड करेगा, जो सिस्टम है उसका वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो। जिस तरह यहाँ पर आप लोगों के पास नजर आ रहा है, इसमें सिस्टम का प्रेशर जो आउटर प्रेशर है उससे इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से इसका वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होगा। और अगर आप लोगों के पास ये केस हो कि सिस्टम का प्रेशर कम हो, यानी कि इंटरनल प्रेशर कम हो और आउटर प्रेशर ज्यादा हो, तो उस कंडीशन में वॉल्यूम डिक्रीज होगा। ठीक है। और अगर आप लोगों के पास सिस्टम और सराउंडिंग दोनों का प्रेशर इक्वल होगा तो उस कंडीशन में मूवेबल पिस्टन, ये वाला जो मूवेबल पिस्टन है, इसने ना ही अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करना है ना ही डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करना है। ठीक है। इसका मतलब है कि वर्क जो है वो प्रेशर पर भी डिपेंड करता है कि सिस्टम का प्रेशर जो है वो कम है या ज्यादा है आउटर प्रेशर की निस्बत। तो प्रेशर जो है जब भी हम कैलकुलेट करते हैं वो आउटर प्रेशर को हम कैलकुलेट करते हैं, उससे ही कंपेयर करके हम इंटरनल प्रेशर के बारे में बता सकते हैं कि इंटरनल प्रेशर कम है या ज्यादा है। ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि अगर आउटर प्रेशर कम होगा तो उस कंडीशन में गैस ने एक्सपेंशन करनी है। हमें पता है अगर आउटर प्रेशर ज्यादा होगा उस कंडीशन में गैस ने कंप्रेशन करनी है, गैस का वॉल्यूम जो है वो कंप्रेस होगा, डिक्रीज होगा। और अगर एक्सटर्नल प्रेशर को अप्लाई करने के बाद भी गैस का वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब है इंटरनल प्रेशर और आउटर प्रेशर दोनों ही इक्वल। ठीक है। इसके बाद W हम लिखते हैं W इज इक्वल टू F इंटू डी। और फोर्स जो है यहाँ पर प्रेशर जो है वो इक्वल होता है फोर्स पर यूनिट एरिया के, यानी कि P इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाय A। और अगर हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं तो उस कंडीशन में हमारे पास F जो है वो इक्वल होगी P इंटू A, और इस F की जगह पर हम P इंटू A लिख सकते हैं। अब यहाँ पर माइनस का साइन क्यों यूज किया है, कोई बता सकता है? सर इंटरनल प्रेशर जो है वो ज्यादा है, इस वजह से हमने माइनस का साइन यूज किया। क्योंकि यहाँ पर हम जो वर्क कैलकुलेट करते हैं वो सिस्टम की वजह से कैलकुलेट करते हैं, और हमारे पास पर जो प्रेशर गिवन है वो एक्सटर्नल। ठीक है। लेकिन हमें चाहिए इंटरनल प्रेशर, और हमें पता है कि दोनों जो है इंटरनल प्रेशर और आउटर प्रेशर दोनों ही अपोजिट होते हैं, यानी कि एक के साथ माइनस का साइन होगा तो दूसरे के साथ प्लस का साइन होगा। अब एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो प्लस में है तो इसका मतलब है कि इंटरनल प्रेशर जो है वो माइनस में हो, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है। इसी वजह से हम इस इक्वेशन में माइनस का साइन यूज करते हैं। ठीक है। तो उस कंडीशन में हमारे पास ये इक्वेशन बनती है W इज इक्वल टू माइनस P इंटू A इंटू D। और क्रॉस सेक्शनल एरिया को अगर हम डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इक्वल होता है वॉल्यूम के। तो उस कंडीशन में हमारे पास ये इक्वेशन बनती है W इज इक्वल टू माइनस P इंटू डेल्टा B, यानी कि अगर जितना वॉल्यूम चेंज आप लोगों के पास हासिल हुआ है उसको आप लोग प्रेशर से मल्टीप्लाई करोगे तो आप लोगों के पास वर्क जो है वो हासिल होगा। ठीक है। इसके साथ वर्क जो है जब भी हम वर्क को कैलकुलेट करते हैं तो उसको हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की मदद से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि गैस के क्वांटिटी अगर ज्यादा होगी, नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे, तो इसका मतलब है गैस की क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब है वर्क की एक्सपेंशन, कंप्रेशन और नो वर्क जो है वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड करते हैं। अगर रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स कम है, प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है, तो उस कंडीशन में वॉल्यूम इंक्रीज होगा। और अगर रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स कम है, तो उस कंडीशन में वॉल्यूम सिस्टम का रिएक्शन के बाद डिक्रीज होगा। और अगर
रिएक्टेंट के और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स सेम है तो उस कंडीशन में रिएक्शन होने के बाद भी सिस्टम का जो वॉल्यूम है वो चेंज नहीं होगा। अब किस तरह चेंज होता है नहीं होता है उसकी हम एग्जांपल देखते हैं। ये आप लोगों के पास एक एग्जांपल है जिसमें प्रोपेन को आप लोग बर्न करते हो ऑक्सीजन की मौजूदगी में, जिसके जरिए आप लोगों के पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस हासिल होती है और इसके साथ वाटर मॉलिक्यूल बनता है। अब हम चेक करते हैं कि हमारे पास रिएक्टेंट स्पीशी के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, प्रोडक्ट स्पीशी के नंबर ऑफ मोल्स कितने हासिल हो। इसका आप लोगों के पास 1 मोल और ऑक्सीजन का आप लोगों के पास 5 मोल, तो टोटल रिएक्शन के नंबर ऑफ मोल्स होते हैं आपके पास 6। इसी तरह हम प्रोडक्ट पे चेक करेंगे कि हमारे पास प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड गैस के जो है वो 3 मोल हैं, वाटर के जो है वो 4 है। इसका मतलब है ओवरऑल प्रोडक्ट का नंबर ऑफ मोल्स बनते हैं 7। अब रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स कम है, प्रोडक्ट का नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है। इसका मतलब है कि पहले सिस्टम का वॉल्यूम कम था, जिस वक्त वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ तो उस कंडीशन में उसका वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हुआ। तो इसका मतलब है इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन की मदद से हम ये बता सकते हैं कि कंप्रेशन वर्क होगा, एक्सपेंशन वर्क होगा या नो वर्क होगा। ठीक है, और ये चीजें आप लोग उसी वक्त बता सकते हो जिस वक्त आप लोग केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करके लिखोगे, जिसमें आप लोग लॉ ऑफ मास एक्शन, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है उसको फॉलो करते हो, तभी आप लोग इसके बारे में बता सकते हो। ठीक है, और इसके बाद एक और चीज आप लोगों ने इस चीज का खास ख्याल रखना है कि जब भी वर्क की बात होगी तो वर्क जो है सबसे ज्यादा गैस फेज में होगा, उसके बाद लिक्विड में होगा और सबसे कम जो है या ना होने के बराबर सॉलिड फेज से होगा। तो जब भी अगर आपके पास कोई केमिकल इक्वेशन लिखी है तो आप लोगों ने सबसे पहले कंपेयर करना है गैस फेज रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स। जिसके नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे उसकी वजह से आप लोगों ने बताना है कि वर्क जो है एक्सपेंशन है, कंप्रेशन है या नो वर्क। ठीक है, अब इसमें हमारे पास जितने भी मॉलिक्यूल है सभी गैस फेज में, इसी वजह से हमने टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो है वो रिएक्टेंट के और प्रोडक्ट के काउंट किए। अगर इनमें से कोई भी स्पीशीज सॉलिड या लिक्विड फेज में होती तो उस कंडीशन में हमने उसको कंसिडर नहीं करना था। ठीक है, तो आसानी से बता सकते हो किस वक्त वर्क होगा किस वक्त वर्क नहीं होगा केमिकल इक्वेशन की मदद से। चलो अभी चेक कर लेते हैं। जी, ये आप लोगों के पास 2 इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन में से किस में वर्क होगा और किस में वर्क नहीं होगा। आप लोगों ने ये जो है हीट इसको इग्नोर कर देना, ये वाला पार्ट जो है वो इग्नोर कर देना है। जस्ट आप लोगों ने इसकी मदद से ये बताना है कि वर्क होगा या नहीं होगा। फर्स्ट में होगा, सेकंड में नहीं होगा। सारे गैसेस थे, सब दोनों में हो। सेकंड में सारे फर्स्ट में ज्यादा होगा, सेकंड में कम होगा फर्स्ट वाले की निस्बत, क्योंकि वो लिक्विड फॉर्म में आ रहा है आगे वाटर जो है। मोबाइल की जान छोड़ दो, दोनों में होगा, कंप्रेशन होगा, एक्सपेंशन होगा, इनके वॉल्यूम सिस्टम का इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। एक्सपेंशन वर्क का मतलब है कि वॉल्यूम सिस्टम का इंक्रीज होगा और कंप्रेशन वर्क का मतलब है कि वॉल्यूम सिस्टम का डिक्रीज होगा। एक्सपेंशन आप लोगों ने मैंने कहा था कि सबसे पहले ये चेक करना है रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हैं या इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं। और उसमें आप लोगों ने इस चीज को भी ख्याल में रखना है, माइंड में रखना है
कि जिस वक्त आपके पास रिएक्टेंट या प्रोडक्ट स्पीशीज है उसमें से कौन सी स्पीशीज जो है वो गैस फेज में, जस्ट जो गैस फेज में स्पीशीज होगी उसके नंबर ऑफ मोल्स को काउंट करना है, सॉलिड या लिक्विड मटेरियल के नंबर ऑफ मोल्स को काउंट नहीं करना। तो जिस वक्त हम इसको कंपेयर करते हैं तो रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स फर्स्ट केमिकल इक्वेशन में 6 है, लेकिन जिस वक्त हम प्रोडक्ट की बात करते हैं तो उसके नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो आप लोगों के पास 7 बनते हैं, और सभी मॉलिक्यूल फर्स्ट केमिकल इक्वेशन में गैस फेज में। इसका मतलब है रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स कम है, प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है, और जिस वक्त नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज होंगे तो इसका मतलब है कि वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा, और जिस वक्त वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो इसका मतलब है वर्क जो है वो एक्सपेंशन वर्क है। इसके बाद हम दूसरे की बात करते हैं, तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स जो है वो 6 हैं, लेकिन प्रोडक्ट का नंबर ऑफ मोल्स जो बनते हैं वो 3 बनते हैं। इसका मतलब है कि पहले वॉल्यूम ज्यादा था, बाद में वॉल्यूम जो है वो कम हुआ, और इस वक्त वॉल्यूम कम होता है तो उसको हम कंप्रेशन वर्क कहते हैं। ठीक है, कर लोगे, इसमें कोई इश्यू तो नहीं होगा। चले कोई और इक्वेशन फिर देखते हैं जी। ये है 2 इक्वेशन, सर इसमें तो सारे आपको पता ही नहीं कि इसमें से वर्क होगा या नहीं होगा, क्योंकि वो उसका वॉल्यूम तो चेंज होना नहीं है। जिस पर वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, ये आप लोगों ने खास ख्याल रखना है, वर्क सिर्फ उसी वक्त होगा जिस वक्त वॉल्यूम चेंज होगा। अगर वॉल्यूम चेंज नहीं होगा तो उस कंडीशन में वर्क नहीं होगा। अब यहाँ पर जो केमिकल इक्वेशन लास्ट में गुजरी है, इसमें वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि सॉलिड मटेरियल का तो फिक्स वॉल्यूम होता है, ये हमें पता है, और इसमें रिएक्टेंट स्पीशीज और प्रोडक्ट स्पीशीज दोनों ही सॉलिड फेज में। इसका मतलब है कि इस केमिकल रिएक्शन के दौरान वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, ये ना होने के बराबर है। तो उस कंडीशन में हम ये कहेंगे इस केमिकल इक्वेशन के दौरान वर्क नहीं हो रहा है, क्योंकि वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, और हमें पता है कि वर्क जो है वो इक्वल होता है P डेल्टा V के। अब डेल्टा V चेंज नहीं होगा तो इसका मतलब है कि वर्क की वैल्यू 0 है। डेल्टा V 0, अगर उसको प्रेशर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 वैल्यू होगी। इसका मतलब है उस कंडीशन में जिस वक्त वॉल्यूम चेंज नहीं होगा तो हमारे पास वर्क की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, ये चीज क्लियर है। इसके बाद ये केमिकल इक्वेशन जी, जिससे मैं पूछूंगा सिर्फ उसने ही बताना है कि इसमें कंप्रेशन वर्क है, एक्सपेंशन वर्क है या नो वर्क है। जी किस तरह रिएक्टेंट का 3 मोल्स है, प्रोडक्ट में 1। रिएक्टेंट में जो है वो, क्योंकि कार्बन को हम कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि वो सॉलिड फेज में, इसका मतलब है बाकी जो गैस फेज में है हम जस्ट उनके नंबर ऑफ मोल्स को कंपेयर करेंगे। तो हमारे पास रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स बनते हैं 2 और प्रोडक्ट का नंबर ऑफ मोल्स बनते हैं 1। तो नंबर ऑफ मोल्स जो है वो डिक्रीज हो रहे हैं, जिसकी वजह से वॉल्यूम जो है वो भी डिक्रीज होगा, और इस कंडीशन में रिएक्शन जो है आप लोगों के पास कंप्रेशन वर्क होगा। अगर आप लोगों के पास केमिकल इक्वेशन गिवन हो तो आप लोग बता सकते हो वर्क होता है या नहीं होता है। अब सेकंड लास्ट जी, इस केमिकल इक्वेशन में रिएक्शन होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। किस तरह? जी किस तरह होगा? तो किस तरह नहीं होगा? वर्क होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्योंकि इस केमिकल इक्वेशन के अंदर नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट के और प्रोडक्ट के सेम है,
और जिस वक्त नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट के और प्रोडक्ट के सेम होंगे तो उस कंडीशन में डेल्टा V की वैल्यू 0, यानी कि वॉल्यूम जो है वो चेंज नहीं होगा और उस कंडीशन में वर्क भी नहीं होगा। ठीक है, अगर आप लोगों के पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का नंबर ऑफ मोल्स सेम हो तो उस कंडीशन में वर्क नहीं होता। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, बल्कि इसके साथ पहले कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम इसकी तरफ आते हैं। जब भी आप लोगों के पास न्यूमेरिकल गिवन हो, न्यूमेरिकल आप लोगों ने सॉल्व करना है, तो उस कंडीशन में अगर आप लोगों के पास प्रेशर जो है वो एक्सटर्नल गिवन हो, तो उस कंडीशन में आप लोगों ने W = P डेल्टा V की इक्वेशन को फॉलो करना है। और अगर आप लोगों के पास ये केस हो, एक दफा दोबारा बता दो, किस चीज के बारे में? अगर आप लोगों के पास प्रेशर जो है वो एक्सटर्नल गिवन हो, तो उस कंडीशन में आप लोगों ने W = P डेल्टा V की इक्वेशन फॉलो करनी है। और अगर आप लोगों के पास इंटरनल प्रेशर गिवन हो, तो उस कंडीशन में आप लोगों ने W सिंपल P डेल्टा V को फॉलो करना है। क्योंकि मोस्टली जो आप लोगों के पास यहाँ पर न्यूमेरिकल है उसमें एक्सटर्नल प्रेशर ही गिवन है, जिसकी वजह से आप लोगों ने इक्वेशन जो है वो भी W = P डेल्टा V को यूज करना है। अगर कोई केस ऐसा आ जाता है जिसमें सिस्टम का प्रेशर गिवन, यानी कि इंटरनल प्रेशर गिवन, तो उस कंडीशन में आप लोगों ने इस इक्वेशन के साथ माइनस का साइन यूज नहीं करना। ठीक है, अब ये एक एग्जांपल है जिसमें आप लोगों ने वर्क किलो जूल में कैलकुलेट करना है। आप लोगों के पास इनिशियल वॉल्यूम गिवन है, फाइनल वॉल्यूम गिवन है और इसके साथ एक्सटर्नल प्रेशर गिवन है। सबसे पहले आप लोगों ने इस इक्वेशन में से डेल्टा V निकालना। अब डेल्टा V जो है वो इक्वल होगा फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। फाइनल वॉल्यूम आप लोगों के पास 14.5 है और इनिशियल वॉल्यूम आप लोगों के पास जो है वो 12 है। इस वक्त 14.5 में से हम 12 को माइनस करते हैं तो हमारे पास 2.5 लीटर हासिल है। अब आप लोगों के पास प्रेशर भी गिवन है, वॉल्यूम की वैल्यू भी गिवन है। ठीक है, अब सिंपली आप लोगों ने इसमें वर्क का जो फार्मूला है उसको अप्लाई करना, जिसके मुताबिक W = P डेल्टा V। डेल्टा V की वैल्यू आप लोगों के पास 2.5 है और प्रेशर की वैल्यू जो है वो 580 है। अगर दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आप लोगों के पास वर्क की वैल्यू जो है कितनी हासिल होगी? 12.5 ATM लीटर हासिल होगी, लेकिन हमें चाहिए किलो जूल, और इसको हम जिस वक्त किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे तो उस कंडीशन में आप लोगों ने इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है 101 से। जो आप लोगों के पास लीटर ATM में वैल्यू हासिल हुई है, अगर हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं 101 से तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास वैल्यू जो है वो जूल में हासिल होगी। और अगर उसके आंसर को अगर आप लोग 1000 से डिवाइड करते हो तो उस कंडीशन में आप लोगों के पास वैल्यू जो है वो किलो जूल में हासिल होगी। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो कर सर। लोगे? यस सर। इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल है वो आप लोगों ने सॉल्व करना है। और नेक्स्ट आप लोगों की क्लास जो है वो ऑन कैंपस होगी।
सभी स्टूडेंट की नेक्स्ट क्लास जो है वो ऑन कैंपस है। वो स्टूडेंट अटेंडेंस कर ले जो इस क्लास में एब्सेंट है, अगर वो प्रेजेंट है तो अटेंडेंस लगवा सकते हैं। आशा शादाब, अजीज अहमद, हीरा कौसर, हसनैन जफर, किंजा शुएब, सुहैब, रबक अली, रिमशा, प्रेजेंट सर। सुहैब नदीम। सर रवाकली की भी अटेंडेंस रह गई थी। नेक्स्ट टाइम से अपन क्लासेस जो है वो ऑन कैंपस है, ये ना कहना कि हमें पता नहीं था क्लास ऑन कैंपस है या ऑनलाइन। नेक्स्ट क्लास आप लोगों की ऑन कैंपस होनी है सभी की। और क्विज जो है वो आप लोगों का आज तक जो आप लोगों ने पढ़ा है वर्क तक, इसमें से आप लोगों का नेक्स्ट क्विज होना है नेक्स्ट फ्राइडे को। शॉर्ट क्वेश्चन। लगभग आपके अटेंडेंस हो गई है। आयदा फारूक, हमजा यो, मोहम्मद आसिफ, रबनवाज, रिमशा, संबल, उस्मान हसन। जी आज जो आप लोगों ने पढ़ा है इसमें अगर किसी कोई कंफ्यूजन है तो वो आप लोग पूछ सकते हैं। जी मरियम। सर ये स्लाइड्स एलएमएस पे गिवन होंगी ना? सॉरी, स्लाइड्स एलएमएस पे गिवन होंगी ना? वो मैंने अपलोड कर दी है सर, बुक भी शेयर कर। ओके बुक सर। में आपके जो सीआर जीआर है उनसे शेयर कर दूंगा, वो आप लोगों को शेयर कर देंगे क्योंकि उसके ज्यादा साइज लार्ज साइज में है, वो मेल नहीं हो सकती। एलएमएस पर भी 3 MB तक की जो है कैपेबिलिटी होती है, उससे ज्यादा जो है उसको अपलोड नहीं कर सकते। मैं आप लोगों को जो सीआर जीआर से शेयर कर दूंगा वो आप लोगों से शेयर कर देंगे, तो आप लोगों ने शायद वो व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाया होगा, उसमें आप लोग वहां से आप लोग डायरेक्ट जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। जी मरियम। मरियम अय्यूब। सर क्विज कौन से लेक्चर में? नेक्स्ट लेक्चर फ्राइडे को होगा। फ्राइडे को जो होगा उसमें आप लोगों को क्विज होगा। नेक्स्ट फ्राइडे को जो लेक्चर है उसमें आप लोगों का क्विज होगा। और सिलेबस ये जो आज तक आप लोगों ने पढ़ा है अभी तक।
सर हीरा को सिर भी लगाते हैं। अब आप लोग लीव कर सकते हैं। थैंक यू सर। सर हीरा को सिर की प्रेजेंट लगाते हैं। हीरा आपकी अटेंडेंस हो गई। अब आप लोग लीव कर सकते हैं। थैंक यू सर।